बात जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की है। लगभग 10 से 11 साल की बच्ची अपने पिता और उनके दोस्तों को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बातचीत करते हुए सुनती है। बच्ची के मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा पनपता है और अलग अलग तरीकों से निकलता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स ने दिल्ली का दौरा किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में कुछ स्कूली लड़कियों को कुत्सिया बाग ले जाया गया था। मना करने की इच्छा के बावजूद दो बहनें मना नहीं कर सकी और इससे उन्हें अपनी स्पष्ट कायरता पर बहुत गुस्सा आया। ये दो बच्चियां थीं सुचेता और सुलेखा मजुमदार। सुचेता बाद में सुचेता कृपलानी के नाम से ज्यादा विख्यात हुई। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनका परिवार एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता सरकारी अधिकारी थे और माँ एक सामाजिक कार्यकर्ता। बचपन से ही सुचेता जी को शिक्षा और स्वतंत्रता का महत्व समझाया गया। सुचेता ने लाहौर और दिल्ली में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 21 साल की उम्र में कॉलेज से निकलने के बाद सुचेता स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहती थी। दुर्भाग्य से 1929 में उनके पिता और बहन दोनों के निधन के बाद उनकी योजनाएं कुछ वर्षों के लिए रुक गई, जिससे उन पर एक बड़े परिवार की देखभाल का बोझ आ गया। इसके बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गई। हालांकि इससे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार करने से नहीं रोका। कक्षाएं लेने के साथ साथ वे अपने छात्रों से स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के बारे में बात किया करती थी। विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात अपने भावी पति स्वतंत्रता आंदोलन के एक अन्य महान नेता जेबी कृपलानी से हुई। 1936 में सुचेता कृपलानी ने आचार्य कृपलानी से विवाह किया, जो उम्र में उनसे 20 साल बड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने शुरू में उम्र के अंतर की वजह से शादी का विरोध किया था, लेकिन सुचेता के विरोध और आग्रह पर आखिरकार वे मान गए। सुचेता और आचार्य कृपलानी दोनों ही खुद को कट्टर गांधीवादी मानते थे। पति और पत्नी दोनों की राजनीतिक निष्ठाएं अलग अलग थी और उन्होंने कभी एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाया, जो एक अलग तरह के लोकतंत्र का उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू के आलोचक आचार्य ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और 1951 में अपनी पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। सुचेता ने उनका अनुसरण किया, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। 1957 तक वह नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से जीत गई, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने अपने पति की पार्टी से किनारा कर लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सुचेता जी ने महिलाओं की एक सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी संगठनात्मक क्षमताओं और साहस ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला नेताओं में से एक बना दिया। 1949 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिनिधि थी और 1961 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। 1963 में इंदिरा गांधी के सत्ता संभालने से पहले ही सुचेता संयुक्त प्रांत की मुख्यमंत्री बनी। भारत में किसी भी राज्य की बनने वाली वे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उनके समय के दौरान राजनीति में महिलाओं की कम संख्या को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी और उन्होंने एक दृढ़ प्रशासक होने की प्रतिष्ठा बनाए रखी। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए। सुचेता ने 62 दिन बाद तक इनकार कर दिया, जब आंदोलन के नेता समझौता करने के लिए तैयार थे। सरकार में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद सुचेता ने देश की सेवा जारी रखी और 1971 में सेवानिवृत्त हुई। 1 दिसंबर 1974 को उनकी मृत्यु से 3 साल पहले 1963 से 1967 तक भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी ने कुशल और पारदर्शी प्रशासन साबित किया। उन्होंने राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया। 1946 में सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य बनी थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और महिलाओं के अधिकार के लिए जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने संविधान में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सेवा की एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। तो ये थी सुचेता कृपलानी की कहानी, जिससे हम समझते हैं निडर कैसे बना रहना है और अपनी शर्तों पर जीवन कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास से भरी और निडर महिलाएं ही ले जा सकती हैं समाज को असल विकास की ओर। विकास
जहाँ केवल सड़कें और स्कूल अस्पताल नहीं बन रहे हैं, समाज बन रहे हैं। ऐसे समाज जहाँ इनइक्वालिटी या असमानताएं नहीं है, भेदभाव नहीं है और जहाँ हर नागरिक को अधिकार है इज्जत के साथ जीने का। ये था हमारा आज का एपिसोड। बने रहें हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे ऐसे बुलंद आवाज वाली एक और महिला के जीवन के बारे में किस्से और कहानियां।